रयान कुरैशी बालकोनी की रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था। वो बार ड्रेस में था। शाम ढलने को थी। नीचे लॉन में दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे। इसके हाथ में आधी बुझी सिगरेट धुआं छोड़ रही थी, जो हवा के दोष पर उड़कर कहीं गुम हो जाता। वो हमेशा की तरह खामोश अपने ख्यालों में गुम था कि अचानक उसकी नजर बाएं जाने पड़ी। वहां बड़े नीम के दरख्त के नीचे एक लड़की बैठी थी। बाल खुले हुए, चेहरा किताब की ओट में छुपा हुआ, मगर धूप की मध्यम किरणें इसके रुखसारों पर खेल रही थी। लिबास सादा मगर वकार भरा था, कुछ ऐसा अंदाज के देखने वाला खुद ब खुद रुक जाए। रयान की नसें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फिर वो सीधा हुआ और मोबाइल निकालकर एक नंबर मिला दिया। पहली बेल पर ही कॉल रिसीव हो गई थी। अगला शख्स कुछ कहता इससे पहले वो बोला, करमदीन बात कर रहे हो? दूसरी जानिब से फौरी जवाब आया, जी साहब मैं बात कर रहा हूँ। रयान आहिस्तगी से बोला, ये जो बाएं जानिब लड़की लॉन में बैठी किताब पढ़ रही है, ये कौन है? आज से पहले मैंने बंगले में इसको नहीं देखा। कौन है ये और किसकी इजाज़त से अंदर आई है? चौकीदार ने कुछ लम्हा सोचा और फिर बाएं जानिब देखते हुए फौरन बोला, अरे साहब वो एहसान डार ड्राइवर की बेटी है। अबीर साहिबा नाम है। अपने वालिद के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। नौकरी की तलाश में आई है गांव से। बहुत शरीफ और बाअदब लड़की है। हमें कई बार खाना भी बना कर दिया है। बहुत ही नेक बच्ची है। खुदा नसीब बच्चे करे। इनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। रयान की आंखों में दिलचस्पी की चमक लहराई। अच्छा, नौकरी की तलाश में? वो आहिस्ता से बोला, जैसे खुद से, फिर ठहर ठहर कर बोला, इसे मेरे कमरे में भेज दो अभी, और हाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगे, मैं कमरे में इंतज़ार कर रहा हूँ। जी साहब, करमदीन ने अदब से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। रयान ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाई, अपनी आस्तीनें ठीक की और कमरे में दाखिल होकर सोफे पर बैठ गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। एयर कंडीशन फ़ज़ा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। वो इंतज़ार करने लगा। निगाह दरवाजे पर मरकूज थी। वक्त थोड़ा गुजरा, फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो सीधा हुआ, आओ। आंखों में गहरी दिलचस्पी थी। दरवाज़ा खुला, मगर अंदर आने वाला वो नहीं था जिसे वो देखने का मुंतजर था, बल्कि चौकीदार अंदर आया था। करमदीन अंदर आया, बूढ़ा शर्मिंदा सा। रयान के माथे पर बल आए। कहाँ है वो? मैंने तुम्हें नहीं, इससे बुलाया था। वो लड़की कहाँ गई? वो काफ़ी सख्त लहजे में बोला था। करमदीन ने नजरें झुका ली। साहब वो नहीं आ रही। क्या मतलब? रयान की आवाज़ में सख्ती दराई थी। आंखें माथे पर रख ली थी। मैंने बहुत समझाया, मगर कहने लगी कि वो किसी अजनबी मर्द के कमरे में नहीं जाएगी। कह रही थी कि वो वहाँ मुलाजिम नहीं। इनके वालिद हैं। जो भी काम है इनसे कहा जाए, मुझे तंग नहीं किया जाए। कुछ लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। रयान के चेहरे पर बेयकीनी की लहर दौड़ गई थी। आज तक इसे किसी ने इनकार नहीं किया था, और ख़ासकर इसके मुलाजमों ने बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसकी गैरत पर अपना जूता रखा हो। वो खड़ा हुआ, आहिस्ता से बोला, क्या कहा तुमने? मेरे घर में रहकर मेरे हुक्म को टाल दिया इसने। इसकी इतनी हिम्मत? करमदीन धीरे से बोला, जी साहब वो बहुत इज्जतदार हैं। इनका लहजा बदतमीजी वाला नहीं था। बस क्या? रयान की आवाज़ गरज उठी थी। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चौकीदार मजीद कुछ कहता इससे पहले वो धारा था। होती कौन है वो इनकार करने वाली? मेरे घर में सांस ले रही है और मेरे ही हुक्म की नफ़ी। इसके लबों से धुआं सा निकला, जैसे गुस्सा अंदर जलने लगा हो। गुस्से के बायस इसके दिमाग की रगें फूल गई थीं। चौकीदार घबरा कर बोला, साहब वो ना समझी में। चुप रहो। रयान ने हाथ उठाया। अगर वो नहीं आएगी तो मैं खुद जाकर देखता हूँ। कैसे मना करती है मुझसे मिलने से? आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे इनकार करे। मैं इस लड़की को बताऊंगा कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। आज वो पूरे एक हफ्ते बाद अमेरिका से वापस आया था। इरादा रेस्ट करने का था, लेकिन इसे हरगिज मालूम नहीं था कि इसी के घर में मौजूद एक मामूली सर्वेंट की लड़की इसके होश उड़ा देगी। वो लम्हे भर में दरवाजे की तरफ बढ़ा। करमदीन हिचकिचाया, साहब वो डर जाएंगी। रयान सख्त लहजे में बोला, इसको डरना भी चाहिए। इसने रयान कुरैशी को ललकारा है, मेरी जात की नफ़ी की है। आज मैं इस लड़की को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और वो मेरे सामने क्या हैसियत रखती है। दरवाज़ा धड़ाम से खुला।
वो तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरा हुआ। हवा इसके इत्र की महक घुल गई। लॉन के कोने में अब भी वो लड़की बैठी थी, मगर अब शायद इससे एहसास हो चुका था कि कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है। रयान की आंखों में तजस्सुस के साथ एक अजनबी गुस्सा भी था, ऐसा गुस्सा जो बरसों के इख्तियार से पैदा होता है, मगर आज पहली बार किसी इंकार से टूटा था। सर्वेंट क्वार्टर की छोटी सी खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। हवा में तेल की खुशबू और पुराने फर्नीचर की बू घुली हुई थी। अबीर आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी, लंबे घने बाल जो इसकी कमर से नीचे तक आबशार की तरह बह रहे थे। इसने गहरी सांस ली, जैसे कोई दिन भर की थकन झाड़ रही हो। इस लम्हे दरवाजा बिना दस्तक के धड़ाम से खुला। रयान कुरैशी अंदर दाखिल हुआ, कदमों में ठहरा हुआ गुरूर, आंखों में वही सख्ती जो इख्तियार से पैदा होती है, मगर अगले लम्हे वो ठिठक गया। मंजर जैसे वक्त को रोक गया हो। अबीर ने आईने में इसका अक्स देखा तो चौंक कर पलटी। इसके हाथ लर्ज गए, दुपट्टा कहीं कुर्सी पर पड़ा रह गया था। घबराहट में फौरन दुपट्टा अपने वजूद पर लपेटा और कपकपाती आवाज में बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के कमरे में यूं बिना इजाजत दाखिल होने में? होते कौन आप मेरी इजाजत के बगैर दाखिल होने वाले? रयान के चेहरे पर चंद सानियों के लिए नदामत की लकीर उभरी थी, मगर फौरन गुस्से की तपिश ने इसे मिटा दिया था। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? वो तेज लहजे में बोला, मैं इस घर का मालिक हूँ, यहाँ का हर दरो दीवार मेरे हुक्म पर चलता है, और तुम एक मुलाजिम की बेटी होकर इस लहजे में मुझसे गुफ्तगू करोगी? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? अबीर ने खौफ के बावजूद खुद को संभाला और इसकी आंखों में देखते हुए दो टोक लहजे में बोली, जी हाँ, आप मालिक हैं, मगर आपके पास किसी की इज्जत पामाल करने का हक नहीं। सबसे पहले तो आप मेरे कमरे से बाहर जाएं। मैं आपके बुलाने पर इसलिए नहीं आई थी कि आपकी नीयत ठीक नहीं लगी, क्योंकि इस तरह किसी भी सर्वेंट को अपने कमरे में बुलाना, खास करके ड्राइवर की बेटी को, ये गैर मुनासिब है, और मुझे आप जैसे इंसानों का बखूबी इल्म है। रयान का लहजा भड़क उठा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रयान कुरैशी, कुरैशी खानदान का इकलौता वारिस, तुम्हारे बाप का मालिक हूं मैं, और तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो और इस तरह की गुफ्तगू कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी मेरे कहर से वाकिफ नहीं हो। अबीर ने निगाह उठाकर इसकी आंखों में देखा और साफ और मजबूत आवाज में बोली, हो सकते हैं आप मेरे बाप के मालिक, मगर मेरे नहीं। मैं इंसान हूँ, आपकी मलकियत नहीं, जो आप भी मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं। मैं किसी भी इंसान को यह अख्तियार नहीं देती कि वो मुझ पर खड़े होकर इस तरह रूप जमाए। हालांकि हम दोनों का कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है। फिर एक कदम आगे बढ़कर बोली, और अगर इज्जत वाला होना आपके खानदानी नाम पर मुनहसर है तो फिर आपका गरूर बहुत कमजोर है, क्योंकि इज्जत किरदार से बनती है, वरासत से नहीं। इसलिए बेहतर होगा अपनी इस वरासत का रोब किसी और पर झाड़ें, क्योंकि मैं अबीर एहसान हूँ जो किसी के रोब में नहीं आती। मैंने अपनी जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजारी है, इसलिए मैं कभी किसी से नहीं दबूंगी और ना आपसे दबने वाली हूँ। इसलिए बेहतर होगा अपने लहजे पर कंट्रोल रखें। रयान चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, चेहरे पर हैरत, फिर गुस्सा। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी बात टालने का अंजाम क्या होता है, और जिस लहजे में तुमने मुझसे गुफ्तगू की है इसका खुमियाजा भी तुम्हें भुगतना होगा। अबीर ने आहिस्ता मगर ठोस लहजे में कहा, अंजाम सिर्फ इसका होता है जो गलती करे। मैंने कोई गलती नहीं की, आपका आना ही गलत है। फिर इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, ये मेरा कमरा है, आप जाए यहाँ से, और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं किसी गैर मर्द के साथ एक छत के नीचे नहीं खड़ी हो सकती। रयान के लब भींच गए, इसके गरूर को जैसे किसी ने खुलेआम चैलेंज कर दिया हो। तो मैं तुम्हें मुलाजिम बनाकर रखूंगा, वो धाड़ा। तुम्हें सिखाऊंगा तमीज और बताऊंगा कि रयान कुरैशी क्या चीज है। अबीर के चेहरे पर खौफ नहीं, एक ठहरी हुई संजीदगी थी। धमकियां इन पर असर करती हैं जिन्हें अपने हक पर शक हो। मैं ना झुकती हूँ ना झुकूंगी। अगर ताकत दिखानी है तो बाहर दुनिया में दिखाइए, यहाँ एक कमजोर लड़की पर नहीं। रयान की मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई, मगर जुबान जैसे गंग हो गई थी। वो सिर्फ इसे देखता रहा। इसकी आंखों में एक अजीब इस्तकामत थी जो किसी बड़े से बड़े हुक्म को भी बेवजन कर देती है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी फैल गई। बाहर से बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही थी, कहीं दूर किसी के हंसने की मदम गूंज। अबीर ने हल्के मगर पुख्ता लहजे में आखिरी बात कही, अब अगर आपका गुस्सा खत्म हो गया हो तो वो दरवाजा है, जा सकते हैं। वो बिला वजह एक ऐसे इंसान से उलझ बैठी थी जिससे उलझना इसके लिए बहुत भारी
होने वाला था। रेहान के चेहरे पर शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर इसके बावजूद वो कुछ कहे बगैर पलटा, दरवाजे पर पहुंचकर रुका, एक नजर पीछे डाली। वो अब भी अपनी जगह खड़ी थी, दुपट्टा संभाला हुआ, मगर चेहरे पर वही वकार, वही एतमाद। वो दरवाजा धड़ाम से बंद करके बाहर निकल गया था, मगर इसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि आज पहली बार किसी ने रेहान कुरैशी को लफ्जों से हरा दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रेहान कुरैशी के दिमाग में क्या चल रहा था। रात का सन्नाटा फैल चुका था, लॉन की घास पर ओस की नमी चमकने लगी थी। सर्वेंट क्वार्टर की बत्ती मध्यम जल रही थी। अबीर जमीन पर अखबार फैलाए बैठी थी, सामने एक प्याली में चाय ठंडी हो रही थी। माहौल पुरसकून था, मगर अगले लम्हे दरवाजा जोर से खुला। एहसान साहब हाँपते हुए अंदर दाखिल हुए, चेहरे पर फिक्र और गुस्से की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी। ये तुमने क्या हरकत की अबीर? इनकी आवाज भारी और लड़ती हुई थी। अबीर चौंक कर खड़ी हो गई। क्या हुआ बाबा? एहसान साहब ने हाथ में पकड़ी टोपी बेड पर फेंकी। करमदीन ने बताया कि तुमने बड़े साहब से बदतमीजी की। तुम्हें पता है वो कैसे गुस्से वाले इंसान है। वो अगर बिगड़ गए तो मेरी नौकरी गई समझो। अबीर ने पुरसकून मगर दुखी लहजे में कहा, बाबा मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बस अपनी इज्जत की बात की थी। इज्जत की बात? एहसान साहब तल्ख हंसे। बेटी, ये इनके घर की बात है, यहाँ हमारी बात नहीं चलती। तुम्हें पता है वो किस मिजाज के हैं, एक लफ्ज पर बंदे की दुनिया बदल देते हैं। अगर इन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे? अबीर धीरे से बोली, बाबा रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अगर इन्होंने निकाल दिया तो दूसरी जगह रोजी मिल जाएगी। आप क्यों फिक्र करते हैं? एहसान साहब ने बेबसी से सर हिलाया। तुम्हें दुनिया का तजर्बा नहीं है। खुदा की ज़ात पर यकीन है, मगर इंसानों के जुल्म से डर लगता है। वो लोग ताकत वाले हैं, अगर इन्होंने नाराज़गी रख ली तो मुझे कहीं भी काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम नहीं जानती, रेहान कुरैशी की बात सिर्फ इस घर तक महदूद नहीं रहती, पूरे शहर तक जाती है। अबीर ने नज़र नीचे कर ली। मैं क्या करती बाबा? वो मेरे कमरे में बिना इजाज़त आ गए थे, बाहर ड्रेस में। मैं इनसे कह रही थी कि जाएं, मगर वो सुन ही नहीं रहे थे। मैं घबरा गई, इसलिए ज़रा ऊंची आवाज़ में बोल गई। एहसान साहब ने मायूसी से सर पकड़ लिया। अरे कमबख्त लड़की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी आवाज़ ऊंची करने की? तुम्हें चुपचाप कमरे से निकल जाना चाहिए था। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने किसको चैलेंज किया है? अबीर के लहजे में थकन थी। बाबा इज्जत का सवाल था, मैं वहां से निकलती तो अपनी निगाहों में गिर जाती। एहसान साहब ने मेज पर हाथ मारा। तुमने बिला वजह मौत को दावत दी है। वो लोग बर्दाश्त नहीं करते किसी का इनकार। तुम्हारी ये जिद हमें सड़क पर ले आएगी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। करमदीन अंदर आया, सांस फूली हुई, चेहरे पर घबराहट। एहसान साहब, क्या हुआ? बड़े साहब ने आपको फौरन अपने कमरे में बुलाया है, कहते हैं अभी के अभी आए। एहसान साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी? जी अभी। इन्होंने होंठ खुश किए, आहिस्ता से बोला, ठीक है जा रहा हूँ। करमदीन ने सर झुकाकर इजाजत ली और चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो एहसान साहब ने थके हुए अंदाज में अपनी बेटी की तरफ देखा। देखा तुमने? यही मैं कह रहा था, अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तुम्हें समझाया था मगर तुम सुनती कहाँ हो। अबीर तड़प कर बोली, बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ समझा दूंगी अगर ज़रूरत पड़ी। नहीं तुम कुछ नहीं कहोगी। एहसान साहब सख्त लहजे में बोले, मैं खुद बात करूंगा, तुम बस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर इन्होंने कुछ पूछा तो मैं ही जवाब दूंगा, तुम्हारी जुबान ना निकले। एक लफ्ज़ ने मेरा बरसों का मयार खराब कर दिया। अबीर खामोश खड़ी थी, नजरें ज़मीन पर। इसके हाथों में अखबार के किनारे मुड़ गए थे। एहसान साहब ने गहरी सांस ली। बेटी तुम अच्छी हो, मगर ये दुनिया अच्छी नहीं है। यहाँ सच बोलने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। इन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जाते जाते रुक कर बोले, अगर मैं देर तक नहीं आऊँ तो करमदीन से पूछ लेना कि मुझे कहाँ बुलाया गया है। दरवाज़ा बंद हुआ। अबीर के आंसू चुपके से बह निकले। वो अखबार को देखती रही जिस पर कल की सुर्खी लिखी थी, इंसाफ का हसूल मुश्किल नहीं, बस हिम्मत चाहिए। और वो ज़ेरे लब बोली, हिम्मत ही तो की थी बाबा, मगर शायद ये घर हिम्मत बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी जानिब रेहान कुरैशी के कमरे में रात की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर सलीके से लगी तस्वीरें, भारी पर्दों के पीछे से आती हल्की खुशबू और मेज पर रखी सिगरेटों की डिब्बियाँ, सब कुछ इसके मिजाज की तरह मुनज़्ज़म मगर सख्त दिखाई देता था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रेहान ने निगाह उठाए बगैर कहा, आओ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। एहसान साहब झुके हुए हाथ जोड़कर अंदर दाखिल हुए। पहली नज़र सोफे पर होशकुन एतमाद से बैठे रेहान पर गई।
स्याह शलवार कमीज में बाल हल्के से बिखरे, आंखों में वही बेनियाज रूप। अस्सलाम वालेकुम साहब, एहसान साहब ने आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। वो झिझकते हुए बोले, जी साहब, और सोफे के सामने जमीन पर बैठ गए। हाथ घुटनों पे, नजरें झुके हुए कमरे में लम्हा भर की खामोशी रही। फिर रयान ने गहरा सांस लिया और तेज लहजे में बोला, एहसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर अपनी बेटी को यहाँ बुलाने की, और ऊपर से वो उससे बदतमीजी कर रही है। ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की। एहसान साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, कसूर मेरा है। मैंने सोचा कि बेटी नौकरी की तलाश में थी तो अपने साथ ले आया, मगर मेरा यकीन कीजिए इसका इरादा बुरा नहीं था। वो बस, रयान ने दरमियान में बात काट दी। बस क्या? जुबान चला रही थी मेरे सामने। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी कभी तुम्हें इस घर से निकाल सकता हूँ। तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। तुम जानते नहीं रयान कुरैशी के बारे में क्या। एहसान साहब बड़बड़ाते हुए जमीन पर झुके, इसके पांव पकड़ लिए। साहब, माफ कर दीजिए, ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं होगी। मैं खुद इसे समझा दूंगा, बल्कि अगर आप कहें तो अभी से यहाँ से वापस भेज दूंगा। वो दोबारा आपके सामने नहीं आएगी। रयान ने कुछ लम्हे इसे यूं ही झुके रहने दिया, फिर सर्द लहजे में बोला, उठो, ये हरकतें मुझे पसंद नहीं। एहसान साहब लड़ते हुए सीधे हुए। रयान ने सिगरेट सुलगाया, धुआं हलक से छोड़ा और कदरे नरम लहजे में बोला, लड़की ज़ात है, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने साथ ही रखो, मगर ध्यान रहे आइंदा मेरे हुक्म या बात के खिलाफ जुबान न खोले। समझ गए? जी साहब, बिल्कुल समझ गया। एहसान साहब ने घबराहट से कहा। रयान की आवाज़ में दोबारा हुक्म का वजन आ गया। वैसे पढ़ाती कहाँ की है तुम्हारी बेटी ने? साहब, इसे ग्रेजुएशन की है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी इसकी तालीम पर। चाहता था कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। बस अब दुआ है इसे जल्द नौकरी मिल जाए। रयान ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, जैसे किसी हिसाब में गुम हो। फिर बोला, ठीक है, कल इसे ऑफिस भेज देना, मैं देखूंगा वो वहाँ क्या कर सकती है। एहसान साहब ने हैरत से चेहरा उठाया। जी साहब। रयान ने सर हिलाया। हाँ, मगर याद रखो, इसे समझा देना कि इस तरह का रवैया वहाँ नहीं चलेगा। जिस इदारे में मेरा नाम है वहाँ बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। जी साहब, बिल्कुल, मैं इसे समझा दूंगा। वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। रयान ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाई, पुश्त सोफे से टिकाई और नजरें झुकाकर बोला, अच्छा है, अब जाओ। और एहसान, जी साहब, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका समझो। तुम्हारी बेटी का रवैया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर दोबारा मेरे सामने इसकी जुबान चली तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम दोनों की जगह सड़क पर होगी। जी साहब, खुदा आपको खुश रखे, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एहसान साहब ने आजिज़ी से कहा, फिर आहिस्ता से पीछे हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। दरवाज़ा बंद होने के बाद रयान लम्हा भर के लिए चुप रहा। इसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक हल्की सी उलझन थी। ग्रेजुएशन, वो ज़ेरे लब बोला। फिर खिड़की की तरफ देखा। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की से झगड़ा ज़्यादा असर इस पर कर गया था या इसकी बातों का वकार, या कुछ और था जो इसे इसकी तरफ माइल कर रहा था, वरना वो कभी भी किसी इंसान में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। सुबह की नर्म रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। सर्वेंट क्वार्टर में खामोशी थी, बस चाय के बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। एहसान साहब ने जल्दी में कपड़े बदले, चेहरे पर रात की थकन अभी बाकी थी। अभी आईने के सामने खड़ी थी, बाल बंधे हुए, सादा दुपट्टा ओढ़े, मगर चेहरा सख्त गुस्से में तनाव लिए हुए। बाबा, मुझे समझ नहीं आता आपने ऐसा क्यों किया। वो पलटी तो इसके लहजे में भरा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। किसने कहा था आपसे कि इस इंसान से मेरे लिए नौकरी मांगे? मैं इसके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मुझे इसकी शक्ल ही बुरी लग रही है। एहसान साहब इसे ठंडा करते हुए बोले, बेटी, तुम्हें समझ नहीं है हालात की। ज़माना इतना आसान नहीं होता जितना नजर आता है। हालात? वो तंजिया हंसा। अगर रोजी सिर्फ ऐसे लोगों के सामने झुकने से मिलती है तो ऐसी रोजी मुझे नहीं चाहिए। आप जानते हैं वो किस लहजे में बात करता है। इसके चेहरे पर गरूर झलकता है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? हर दिन इसका हुक्म सुनती रहूं? एहसान साहब ने गहरी सांस ली। अबीर, वो बुरा नहीं है, बस गुस्से का तेज है। असल में दिल का बुरा नहीं है, हर इंसान की फिक्र करता है। इसके पास रिश्ते नहीं हैं, इसलिए वो इतना सख्त दिल है, वरना वो हर शख्स के साथ रहमदिली से पेश आता है। तो मानो या ना मानो, यहाँ काम करते हुए मुझे साल गुजर गए, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जब मुझे अपनी नौकरी 10 की फिक्र हुई हो।
कभी भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है, इस शख्स ने मदद की है। हर सर्वेंट को वो अपनी फैमिली समझता है, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता। हाँ, गुस्से का ज़रूर तेज है, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बोलता ज़रूर है, लेकिन कभी भी किसी गरीब के साथ कुछ गलत नहीं करता। वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर सख्त लहजे में बोली, बाबा, बुरा ना भी हो तो वो तकब्बुर में अंधा है। मुझे इसकी नज़रों में देखने से भी उलझन होती है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। एहसान साहब ने कुर्सी पर बैठे हुए पेशानी पर हाथ रखा। बेटी, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ। जब भी मेरे ऊपर बुरा वक्त आया, रेयान साहब ने ही सहारा दिया। जब तुम बीमार थी और दवा के पैसे नहीं थे, तब भी इन्होंने मदद की थी। आज अगर मैं इनकी बात ना मानूं तो नाशुक्री होगी। अबीर ने नजरें फेर ली। बाबा, मदद का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इज्जत बेच दें। मैं इनकी एहसानमंद ज़रूर हूँ, गुलाम नहीं। एहसान साहब का लहजा नरम हुआ, मगर आंखों में नमी थी। मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखती, बस नतीजा देखती है। कल अगर मैं नौकरी से गया तो तुम्हारे लिए क्या रह जाएगा? तुम कहती हो खाला के घर चली जाऊंगी, कितने दिन रखेंगी वो? इनके अपने मसाइल हैं, इनका अपना ख़ानदान है, इनके बेटे हैं। मैं ऐसे कैसे बेटों वाले के घर में तुम्हें भेज दूँ? किसके सहारे? वो रुक कर बोले, बेटी, तुम मेरी इज्जत हो, तुम्हारे खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं चाहूँगा, मगर मजबूरी है। आज अगर तुम वहाँ नहीं गई तो मैं अपनी आंखों से खुद अपनी नौकरी जाता देखूंगा। अबीर के हाथ थरथराए। तो आप मुझ पर बोझ डाल रहे हैं बाबा? बोझ नहीं, तुम मेरी आस हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम एक दिन अपने कदमों पर खड़ी हो जाओ। ये नौकरी तुम्हें किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए दी जा रही है। अबीर ने खामोशी से दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेटा। लेकिन बाबा, अगर वो फिर वही लहजा, वही रवैया इख्तियार करें तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एहसान साहब धीरे से बोले, वो तुम्हारे साथ वैसा नहीं करेगा। मैंने खुद इससे बात की है। इसने कहा है कि तुम्हें ऑफिस भेज दूं। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सोच थी। शायद इसने तुम्हें परखा हो। अबीर ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ बोली, शायद मैं इसकी आजमाइश में फेल हो चुकी हूँ। एहसान साहब ने खड़े होते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, तुम्हारे सच ने इसे चुप कर दिया है। अब वक्त है कि तुम अपना हुनर दिखाओ। तुमने ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई तुम्हारा सरमाया है। एक मौका दो खुद को। वो खामोश रही, चाय का कप थमाकर आहिस्ता से बोली, अगर मैं वहाँ गई तो सिर्फ आपकी खातिर, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी बाबा। मैं इसकी गुलामी नहीं करूंगी। एहसान साहब के चेहरे पर सुकून आया। बस यही चाहिए था, बाकी सब खुदा पर छोड़ दो। कमरे में हल्की हवा दाखिल हुई। दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर सहन में करमदीन मोटरसाइकिल साफ करा था। एहसान साहब ने आहिस्ता से कहा, चलो बेटी, देर ना हो जाए, कुरैशी इंडस्ट्री का रास्ता लंबा है। अबीर ने दुपट्टा दुरुस्त किया, चेहरा संजीदा मगर आंखों में एक अनजान खौफ। बाप बेटी दरवाजे से निकले। एक तरफ बाप का भरोसा, दूसरी तरफ बेटी की अना, और दोनों के बीच वो सुबह जो शायद इनकी जिंदगी बदलने जा रही थी। कुरैशी फूड इंडस्ट्री की इमारत अपने वसी शीशे के दरवाजों और महंगे सन्नाटे के साथ किसी किले की तरह महसूस हो रही थी। अबीर को वहां बैठे 2 घंटे गुजर चुके थे। वेटिंग एरिया में लगे खुशबूदार पौधे, दीवारों पर लगी कंपनी की तस्वीरें, कामयाबियां और इर्द गिर्द के मसरूफ चेहरे सब इसे एहसास दिला रहे थे कि यहाँ वक्त भी हैसियत के हिसाब से चलता है। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट ने आहिस्तगी से कहा, मिस अबीर, सर रेयान आपको बुलवा रहे हैं। अबीर ने गहरी सांस ली, दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे के सामने जाकर हल्की सी दस्तक दी। आइए। अंदर से आने वाली आवाज में एक बेलचक हुक्म का तासुर था। कमरा कुशादा मगर सर्द था। सामने शीशे के पीछे पूरे शहर का मंजर छलक रहा था, मगर रेयान की नजरें फाइल पर जमी थीं। वो ग्रे पेंट कोट में कुर्सी के पीछे झुककर बैठा था, चेहरा सख्त और आंखें नुकीली, जैसे सवाल करने से पहले ही जवाब जानती हूँ। अबीर ने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। रेयान बगैर नज़र उठाए बोला, वालेकुम अस्सलाम। वो आहिस्तगी से कुर्सी पर बैठी ही थी कि अचानक रेयान ने नज़रें उठाकर सर्द लहजे में कहा, क्या मैंने आपको इजाज़त दी थी बैठने की? अबीर के हाथ खुद ब खुद कुर्सी के बाजों पर जम गए। जब्त से इसने मुठियां भींची, आंखों में लम्हे भर को गुस्सा लपका, मगर फौरन निगाहें नीचे करके वो खामोश सी खड़ी हो गई। रेयान ने लम्हा भर इसे देखा, जैसे इनके अंदर तक झांक रहा हो। आपके बाबा ने बताया था कि आप बहुत काबिल हैं, देखते हैं कितना सच है। तो वो फाइल पलटते हुए बोला,
तो मैं अबीर, आपने फूड साइंस में ग्रेजुएशन की है? जी सर, पंजाब यूनिवर्सिटी से। हमारा बिजनेस फूड प्रोडक्ट्स का है, ख़ास तौर पर स्नैक्स और रेडीमेड आइटम्स। आपके ख्याल में मार्केट में सबसे बड़ा मसला क्या है? अबीर ने लम्हा भर सोचकर जवाब दिया, सर मयार से ज़्यादा एतबार का मसला है। लोग पैकिंग पर यकीन कर लेते हैं मगर जायके में तसलसल नहीं होता। जो कंपनी मुस्तकिल मजाजी रखे वो मार्केट लीड करती है। रेयान ने हल्की सी अबरू उठाई। दिलचस्प। आमतौर पर लोग कीमत या ब्रांडिंग की बात करते हैं, आपने एतबार कहा। सर क्योंकि ब्रांड बनने से पहले एतमाद जीतना पड़ता है। रेयान ने कलम घुमाते हुए एक सर्द मुस्कुराहट दी। ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है, लेकिन हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं, काम करने के लिए भर्ती करते हैं। अबीर साफ गोई से बोली, काम के मैदान में मेरा फ़लसफ़ा ही मेरा हथियार है सर। रेयान के चेहरे पर हल्का सा तंज उभरा। काफ़ी एतमाद है आप में, उम्मीद है ये दफ्तर के असूलों से बड़ा नहीं होगा। एतमाद कभी असूल तोड़ने नहीं देता सर। वो लम्हा भर इसे घूरता रहा, फिर फाइल बंद करके कुर्सी के हैंड रेस्ट पर हाथ रखा। सैलरी पैकेज आपके लिए 30,000 से शुरू होगा। मैं मुत्तफिक हूँ सर, अबीर ने मुख्तसर जवाब दिया। रेयान हल्के से हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी बगैर सोचे समझे? लोग तो लंबी बहस करते हैं। मैं बहस तब करती हूँ सर जब सामने वाले की नीयत पर शक हो। रेयान की आंखों में लम्हा भर को चमक आई। आप ये कहना चाह रही हैं कि मुझे शक नहीं होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर कि मेरा काम आपको खुद यकीन दिलाएगा। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। रेयान ने आहिस्तगी से फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। फूड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। और हाँ, वो ठहर कर बोला, यहाँ इजाज़त मांगे बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाता और मेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं की जाती। मेरी एक आवाज़ पर मेरे सामने होना होता है। जो शख्स मेरी नाफरमानी करेगा, मैं इसके साथ बहुत बुरा पेश आता हूँ। ये कंपनी मेरी है, यहाँ मेरे असूल चलते हैं, इसलिए यहाँ अगर काम करना है तो मेरे बनाए हुए असूलों के मुताबिक ही करना होगा। अबीर ने नज़रें उठाकर कहा, जी सर, जैसे आपकी मर्जी। इससे खुद पर एतमाद था कि वो कभी गलती नहीं करेगी, मगर यहाँ तो नौकरी इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रेयान ने कलम मेज़ पर रखा और कोशिश कीजिए कि जज्बात को दफ्तर की दहलीज के बाहर छोड़ आएं। यहाँ काम की ज़ुबान बोली जाती है, ज़िद की नहीं। और जो शख्स मेरी बात को रद्द करके अपनी बात को अहमियत देता है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं रखता। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, जी सर, लेकिन कभी कभी जिद ही काम की बुनियाद बनती है और वो भी अबीर एहसान थी। आज तक वो किसी के सामने झुकी नहीं थी, अपना मुद्दा रखा वो अहम समझती थी। कभी भी वो इंसान की हैसियत देखकर बात नहीं करती थी। ये इसका सबसे पसंदीदा मशगला था। रेयान के चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट उभरी। शायद देखते हैं आपकी इज्जत कितनी देर ठहरती है। अबीर ने खामोशी से सर हिलाया, सलाम किया और बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो रेयान कुर्सी के पीछे टेक लगाकर बोला, दिलचस्प लड़की है, शायद बाबा की सिफारिश के बावजूद अपनी जगह खुद बनाना चाहती है। और बाहर राहदारी में चलती अबीर ने धीरे से खुद से कहा, ये नौकरी नहीं, जंग शुरू हुई है। अगर मेरे बाप की नौकरी का सवाल ना होता तो किसी कीमत पर यहाँ काम नहीं करती। पता नहीं किस इंसान से मेरा पाला पड़ा है। रात का सन्नाटा पोर्च के इर्द गिर्द फैल चुका था। रेयान की गाड़ी एक झटके से रुकी और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो हवा में हल्की सी खुशबू घुल गई थी। मगर अगले लम्हे ही इसने एक नरम खिलखिलाहट सुनी, मासूम बेसाख्ता, जैसे किसी लम्हे की चोरी की हुई हंसी हो। इसने गर्दन मोड़ी तो रोशनी की हल्की झलक में अबीर नजर आई। लंबे दुपट्टे के बगैर सादा शलवार कमीज में अपने बाप के साथ सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ी थी। फोन के कैमरे की रोशनी में इसका चेहरा रोशन हो रहा था और वो किसी को वीडियो कॉल पर कुछ दिखा रही थी। रेयान के कदम खुद ब खुद इस तरह बढ़ गए थे। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों इस लड़की में एक अजीब कशिश थी। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता था। करीब पहुंचकर इसने गला साफ किया। आवाज़ इतनी भारी थी कि दोनों चौंक गए थे। एहसान साहब ने फौरन झुककर सलाम किया, जबकि अबीर ने मोबाइल बंद करके सीधे खड़े होकर नज़रें झुका ली और इस जैसे इंसान को सलाम करना भी ज़रूरी नहीं समझी थी। इस वक्त वो इसे किसी जहर की मानंद लग रहा था जो इन बाप बेटी के दरमियान खड़ा हो गया था। रेयान ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है सलाम करने की? इसका सलाम ना करना इससे अंदर तक चुभा था। अबीर ने नज़रें उठाकर देखा, चेहरे पर किसी खौफ का शायबा नहीं था। सलामती इन पर भेजी जाती है
جن سے رشتہ ہو، اور میں غیر محرم کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی سلام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اور اسے خالی جانے دے، ایسا ممکن کب تھا؟ احسان صاحب بوکلا گئے تھے۔ عبیر، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ سلام کرو بیٹا۔ وہ اپنی بیٹی کے مزاج سے واقف تھے، مگر سامنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو قابو میں رکھنا چاہتے تھے، جو ہمیشہ اسی کے سامنے اپنے ہوش کھو دیتی تھی اور جو منہ میں آتا تھا بول دیتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی۔ بابا، میں نے کہا نا نہیں کرنا سلام۔ میرے رب نے غیر محرم سے سلام کرنا لازم نہیں کیا، تو آپ بھی مجھ پر زور نہیں ڈالیں۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑی تھی۔ ریان کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ احسان، اگر یہ اندر گئی نا تو تم کل صبح سے اس گھر سے باہر ہوگے۔ وہ لڑکی اس کو بلا وجہ ضد دلاتی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی احسان پہلا ملازم تھا جسے بار بار اس سے ذلیل ہونا پڑ رہا تھا۔ احسان صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً عبیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں التجا تھی۔ بیٹا، ایک بار میری بات مان لو۔ انہیں اپنی نوکری اور اپنا صاحب بہت عزیز تھا۔ عبیر نے ایک لمحہ اپنے باپ کو دیکھا، پھر دھیرے سے سر جھکا کر ٹہر گئی، لیکن سختی سے مٹھیاں بیچنا نہیں بولی تھی۔ ریان نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ احسان، مجھے اس لڑکی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جی صاحب، وہ دھیرے سے بولے اور اندر چلے گئے۔ ریان کی نیت اور اس کے ہر انداز سے وہ واقف تھے، اس لیے اپنی بیٹی کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کر گئے تھے۔ عبیر اور ریان آمنے سامنے رہ گئے۔ خاموشی بھاری تھی، جیسے دیواروں پر بھی کان آ گئے ہوں۔ ریان بولا، بہت اکڑ ہے نا تم میں، یاد رکھنا ایک دن تمہاری اکڑ توڑ کر رہوں گا میں۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ عبیر کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری تھی، مگر لہجہ سخت تھا۔ جس دن میری اکڑ توڑو گے نا، اس دن میں خود کو ختم کر دوں گی۔ عبیر، احسان نہ کبھی کسی کے سامنے جھکی ہے، نہ جھکے گی، اور جس دن جھکی وہ دن اس کی آخری سانس کا دن ہوگا، اور آئندہ کے بعد مجھے مخاطب کرنے کی جرات مت کرنا۔ اس کی زندگی میں وہ پہلی ایسی لڑکی تھی جو اس سے اس لہجے میں بات کرتی تھی، ورنہ لڑکیاں اس کی ایک نظر کرم کی دیوانی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت چمکی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہیں کی حور ہو یا زمین پر اتری کوئی خاص مخلوق؟ گریجویشن کر لیا ہے تو کیا کوئی تیر مار لیا تم نے؟ ویسے تم جیسے غریب اگر ذرا تعلیم حاصل کر لیں تو ان کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ عبیر نے 2 قدم آگے بڑھ کر نگاہ اٹھائی، اور آپ نے ماسٹر کر لیا تو کیا آسمان حاصل کر لیا ہے؟ کم از کم میں نے گریجویشن کر کے تو تیر مار ہی لیا، لیکن آپ تو اب تک اپنی ذات کے خول میں بیٹھے ہیں۔ صاحب، اپنے خول سے باہر آئیں اور دنیا دیکھیں۔ آپ کے غرور کے بعد بھی دنیا آباد ہے۔ ریان کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، شاید تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ میری اوقات میرے اعمال طے کرتے ہیں، آپ کی القابات نہیں۔ وہ مضبوطی سے بولی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھا کر اپنی اونچائی ناپی جا سکتی ہے تو شاید آپ کی پیمائش ہی غلط ہے۔ آپ ایک کھوکھلے انسان ہیں جس کو بات کرتے تک کی تمیز نہیں ہے، خاص کر کے عورتوں سے۔ ریان نے طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ واہ، کیا فلسفہ ہے! اتنے بڑے بول تو کسی کمپنی کے سی ای او نے بھی نہیں مارے ہوں گے جتنے تم مار لیتی ہو۔ آپ کے سی ای او والے لب و لہجے میں انسانیت کم اور غرور زیادہ جھلکتا ہے سر۔ بہتر ہوگا اپنے گریبان میں جھانک لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں آپ تنہا رہ جائیں اور آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو۔ ریان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، یاد رکھنا تمہاری یہ زبان، یہ لہجہ ایک دن تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، اور وہ دن میں ضرور لاؤں گا۔ تم پہلی ہو جس نے میری غیرت، میری انا، میرا وقار سب کو للکارا ہے۔ تمہیں اس کا خمیازہ لازمی بھگتنا ہوگا۔ ممکن ہے، وہ دھیرے سے بولی، لیکن سچائی کا خراج جھوٹ کے غصے سے کم ہی ہوتا ہے۔ ریان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا انجام تمہیں خود بلائے گا عبیر، اور آپ کا غرور آپ کو۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ ہوا رک سی گئی تھی، پھر وہ پلٹی اور اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریان نے نگاہیں ہٹائے بغیر دھیرے سے کہا، دلچسپ ہے مگر خطرناک ہے۔ پورچ کی روشنی میں اس کا سایہ لمبا ہو گیا، جیسے اس کے اندر کے تکبر نے زمین پر اپنی شکل بنا لی ہو۔ ایک ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ قریشی انڈسٹری کی عمارت میں کام کے روایتی روانی اپنی عروج پر تھی۔ میٹنگ روم میں ریان قریشی اپنے مخصوص روبدار انداز میں ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس کسی کے ٹکرانے سے ڈول گیا۔ ٹھنڈا مائع تیزی سے اس کی سفید شرٹ پر بہہ گیا۔ داغ گہرے سرخ رنگ کے بن گئے۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ریان نے ہلکا سا نچلا ہونٹ کاٹا، غصہ دبایا اور مختصر سا بولا، ایکسکیوز می۔ وہ سیدھا کچن ایریا کی طرف بڑھا۔ جوتوں کی آواز فرش پر ایک مستقل دمک پیدا کر رہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو وہاں عبیر موجود تھی، ہاتھ میں فائل اور پین پکڑے۔
फूड प्रोडक्ट्स के नोट्स लिख रही थी। रोशनी में इसके चेहरे की मासूम सख्ती नुमाया थी। रेयान के कदम रुके। एक लम्हे के लिए वो इसे देखता रहा, फिर जैसे किसी जिद ने जन्म लिया, इससे शर्ट के बटन खोले और एक झटके से उतार कर सीधी इसके चेहरे पर फेंक दी। वॉश करके दो, वो करख्त लहजे में बोला। मुंह क्या देख रही हो मेरा? अबीर के हाथ झटके से रुके। चेहरे पर हैरत और बेयकीनी के आसार थे। दिमाग दुरुस्त है आपका? वो भड़क उठी। ये क्या बदतमीजी है? शर्ट इसने नापसंदीदगी से एक तरफ रख दी थी। रेयान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। मेरे ड्राइवर की बेटी हो तुम और इस वक्त मेरी एक मामूली वर्कर। जो हुक्म दिया इसका एहतराम करो। अबीर ने धीरे से सांस भरी, मगर आंखों में शोले उतर आए थे। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, यहाँ की धोबा नहीं हूँ जो आपकी शर्ट धोऊं। अपना काम खुद करें या कोई धोबी रख लें। मुझसे ऐसे काम की उम्मीद आइंदा मत रखिएगा। वो एक कदम आगे बढ़ा। लहजा जहरीला हो गया था। तुम शायद भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जी हाँ, अबीर ने मजबूती से कहा, इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं वही शर्ट मुंह पर दे मारती। रेयान की आंखों में गुस्से के सुर्ख शोले भड़के। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलती तुम्हारी? अबीर का चेहरा तप गया, मगर लहजा थमा नहीं। हाँ चलती है। आप जैसे लोगों के सामने फौरन चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अबीर एहसान ने झुकना नहीं सीखा। रेयान ने दांत पीस कर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पहले अपनी औकात देख लें सर। आप ताकतवर जरूर हैं, मगर इज्जत खरीदने का इख्तियार अभी किसी के पास नहीं आया। वो बोली और फाइल बंद करके वहां से निकल गई। कदमों की चाप मजबूत और बेखौफ थी। दरवाजा बंद होने की आवाज हवा में गूंजती रह गई थी। रेयान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। इसके चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा, गुस्सा, अना और शायद एक चुभन भी। इसने मेज पर रखा ग्लास उठाया, मगर हाथ की रगें तन गई थी। वो बड़बड़ाया, आवाज भारी और टूटी हुई थी। तुम्हें तो मैं अपना महरम बनाकर झुकाऊंगा। बहुत राग अलापती हो ना, ना महरम का। वो तेज कदमों से वापस अपने दफ्तर की तरफ बढ़ा, मगर अंदर कहीं कुछ बदल चुका था, जैसे किसी ने पहली बार इसके गरूर के दरवाजे पर दस्तक दी हो। 2 दिन बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। वो बंगले के दरवाजे पर पहुंची तो इसके दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती अंदर दाखिल हुई। एहसान साहब ने खामोशी से दरवाज़ा खोला और ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया था। इसने इसको इसके बाप के जरिए बुलाया था। ड्राइंग रूम में वो इत्मीनान से सोफे पर बैठा था। सामने एक गिलास में पानी रखा था। इसने अंदर दाखिल होती इस लड़की पर निगाह डाली, हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। अरे वाह, आप तो किसी नामहरम के बुलाने पर तो आती नहीं। आज क्या हुआ? इसके लहजे में तमस्खुर की हल्की सी आंच थी। वो खामोश खड़ी रही, निगाहें सीधी, चेहरा बेतासुर। बोली, क्यों बुलाया? इसने जब्त से कहा। वो हंस दिया। आइए बैठिए, बात छोटी नहीं है। इसने हाथ के इशारे से सामने रखा कॉन्ट्रैक्ट इसकी तरफ खिसकाया था। ये देखिए, ये वही दस्तखत हैं जो आपने 2 दिन पहले किए थे। अचानक 2 दिन पहले मैनेजर ने आकर इससे नौकरी पक्की होने के दस्तखत लिए थे। इसने फाइल खोली, नजर दौड़ाई और पुरसुकून लहजे में बोली, तो क्या करूं? ये तो नौकरी की तस्दीक के कागज थे। आपके मैनेजर ने खुद कहा था। वो जरा झुककर बोला, नहीं, ये नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बस कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी फैल गई। इसने फाइल दोबारा उठाई, तहरीर पर नजरें दौड़ाई और अगले ही लम्हे कॉन्ट्रैक्ट जमीन पर फेंक दिया था। ये क्या बकवास है? आपने एक ऐसा खेल खेला है मेरे साथ? इसके लहजे में लरसती हुई नफरत थी। वो हंसा, मगर अब इसके लहजे में गरूर की काट थी। खेल नहीं, हकीकत है। 2 दिन बाद हमारा निकाह होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें 50 लाख देने होंगे, और अगर ना दे सकी तो तुम्हारे वालिद साहब जेल में होंगे। क्या? वो तकरीबन चीख पड़ी। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? कानूनी तौर पर सब ठीक है, तुमने खुद दस्तखत किए हैं। इसके आंसू रुखसारों पर बहने लगे। तुम्हें मर जाना पसंद करूंगी, मगर आप जैसे इंसान से निकाह नहीं। वो जरा आगे झुका, निगाहों में सख्ती। तुम्हारा मसला क्या है? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है मुझसे? तुम्हारे अंदर ये जिद किस बात की है? वो तल्खी से बोली, क्योंकि आप गरूर में अंधे हैं। आप समझते हैं हर इंसान खरीदने के काबिल है। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जहर से भी ज्यादा तेज थी। गरूर नहीं, हकीकत का एहसास है। तुम्हारा बाप मेरी फैक्ट्री में मुलाजिम है। पुलिस की एक रिपोर्ट पर सब कुछ खत्म हो सकता है। सोच लो, मौलवी साहब रास्ते में हैं। वो खामोश हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। आंसुओं की लकीर साफ करते हुए वो बामुश्किल बोली, ठीक है, अगर ये चाहते हैं तो कर लीजिए निकाह, मगर याद रखिएगा आपने आज बहुत बुरा किया है। एक दिन आप पछताएंगे। वो लम्हा बहुत भारी था। वो सोफे से उठा, फातिहाना अंदाज में बोला, पछताऊं?
मैं कभी नहीं पछताता। इसने झुककर जमीन पर गिरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट उठाया, इसकी मुड़ी हुई शीट को सीधा किया और इसे देखकर ज़ेरे लब बोली, इंसान की किस्मत कभी कागज पर नहीं लिखी जाती। आप भूल रहे हैं। ड्राइंग रूम की फिजा में इसकी सिसकियां गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद ही मौलवी साहब, एहसान साहब और गवाह आ गए। एहसान साहब ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह एक गरीब इंसान अमीर के सामने बेबस हो गया था। निकाह हो गया था, वो ना चाहते हुए भी इसकी बीवी बन गई थी। निकाह के बाद इसको रेयान कुरैशी के कमरे में भेज दिया गया। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, चेहरा जर्द, आंखें लाल और दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मरोड़ रही थी। निकाह सादगी से हुआ था। एहसान साहब की आंखों से बहते आंसू अब भी इसके जहन में लर्ज रहे थे। वो लम्हा जब उन्होंने रेयान के सामने हाथ जोड़े थे, इसके दिल पर दाग बन चुका था। चंद लम्हे बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला, रेयान दाखिल हुआ। वो हस्बे मामूल पूरे एतमाद कदमों से चलता हुआ आया, मगर आज इस एतमाद में एक अजनबी सा सकूत था। इसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे अपनी फतह महसूस कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, तो कैसा लग रहा है अपने महरम के साथ एक ही छत के नीचे खड़ा होना? ओ सॉरी, मैरिज सेज सजाना। इसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थकन छुपी थी। वो निगाह झुकाए बैठी रही। चंद लम्हे बाद बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके लिए एक अजनबी थी। यूं भी फिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, या इसलिए कि मैंने बार बार आपको जवाब दिया? रेयान ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, इसलिए कि तुम्हारी वो अक्ल, वो खुदारी जो तुम्हारी जुबान से टपकती थी, इसे तोड़ना था। तुम हर वक्त नामहरम का विर्द करती थी ना। आज वही नामहरम तुम्हारा महरम है। अब देखते हैं तुम्हारी अक्ल कहाँ जाती है। वो सोफे के करीब आया, झुककर इसके दुपट्टे के किनारे पर हाथ रखा। आज तुम्हारी सारी जिद खत्म कर दूंगा, तुम्हारी नजरें झुका दूंगा। वो चौंकी, मगर अपने दुपट्टे को खींचने के बजाय धीरे से बोली, रेयान कुरैशी, अगर आज आपने मेरे वजूद को छुआ तो याद रखना, सुबह इस कमरे से मेरा जनाजा निकलेगा। वो लम्हा हवा में मुंजमद हो गया। रेयान का हाथ ठटक गया। वो रुक गया, जैसे इसकी बात ने अंदर तक ज़रब लगाई हो। वो रोते हुए बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजारी है। मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आज भी नहीं झुकाऊंगी, सवाए इस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया। अगर आज आपने मेरी रूह को रोंदने की कोशिश की तो समझ लीजिए मैं मर जाऊंगी, मगर आपके सामने नहीं झुकूंगी। रेयान खामोश खड़ा रहा। इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए, गुस्सा, उलझन और आखिर में एक अजीब सा सकूत। इसकी आंखों में वो पुरानी झलक अब बाकी नहीं थी। इसने गहरी सांस ली, हाथ वापस खींच लिया और आहिस्ता से बोला, तुम्हें लगता है मैं बस इतना ही जालिम हूँ? इसके लहजे में तंज नहीं, थकन थी। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों से बहते आंसू गालों पर उतरते गए। रेयान ने नजरें चुराई, 2 कदम पीछे हटा। तुम जीत गई, जैसे हमेशा जीत रही हो। वो मुड़ा, दरवाजे तक गया, मगर रुका। पता है, तुम्हारे इनकार में भी एक अजीब सी ताकत थी। शायद इसलिए तुमसे नफरत नहीं कर सका, बस समझ नहीं पाया। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो जीत कर भी हार गया था। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। फानूस की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी तो आंसू मोतियों की तरह चमके थे। इसने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूंछे, फिर सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। खुदाया, अगर सब्र का इम्तिहान यही है तो मुझे साबित कदम रखना। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस रात की बेबसी में इसके साथ रो रहा हो। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद कमरे की फिजा में अजीब सा तनाव था। पर्दे हल्की हवा के साथ लर्ज रहे थे, मगर अंदर की फिजा जमी हुई थी, जैसे वक्त ने वहां सांस लेना छोड़ दिया हो। वो बालकनी में खड़ी कोहनियों से रीलिंग थामे खामोशी से नीचे लॉन में फैले फूलों को देख रही थी, या शायद अपने बर्बाद ख्वाबों को। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर दिल में चुपता एहसास अब भी ताज़ा था। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला। रेयान अंदर दाखिल हुआ। इसके कदमों की चाप भारी थी। वो सीधा बालकनी की तरफ बढ़ा, लहजे में सख्ती लिए बोला, यहाँ क्या कर रही हो? वो आहिस्ता से मुड़ी, आंखों में नींद नहीं, आग थी। अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही हूँ। यहीं से तुमने खड़े होकर मुझे देखा था ना, जब मैं दाएं तरफ बैठी किताब पढ़ रही थी। बस अब देख रही हूँ कि तुम्हारी नज़र ने एक लड़की को किस अंजाम तक पहुँचा दिया। रेयान का जबड़ा सख्त हुआ। तुम्हें मज़ा आता है हर बात में जहर घोलकर बोलने का। मैंने तुमसे बस पूछा है कि यहाँ क्या कर रही हो, इसमें कौन सा जुर्म हो गया? वो तल्खी से मुस्कुराई। बता तो दिया ना, बर्बादी का तमाशा देख रही हूँ। और मेरे सामने इतने मासूम मत बनो। तुम्हें और तुम्हारे खेल को मैं जानती हूँ। तुमने जो किया है मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती।
रेयान आगे बढ़ा। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे करीब नहीं गया, तुम्हारी अना का एहतराम किया, तुम्हारी अकड़ नहीं तोड़ी, फिर भी तुम्हारा ये रवैया, इतना घमंड। क्या समझती हो खुद को? तुम मेरे सामने चूंटी के बराबर भी नहीं हो, अबीर ने तड़प कर जवाब दिया। एक बात हमेशा याद रखना रेयान कुरैशी, अगर एक चूंटी का झुंड हाथी की सूंड में घुस जाए ना तो वो हाथी को खत्म कर देता है, इसलिए बेहतर है मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारी ये अकड़, ये गरूर सब जमीन बोस हो जाएंगे। रेयान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और इसके बाजू थाम लिए। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? हर वक्त चुभती बातें क्यों करती हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? वो इसके करीब होते ही झटके से बाजू छुड़ाते हुए बोली, हाँ जुर्म किया है तुमने, एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की जिसने तुम्हें कभी बद्दुआ तक नहीं दी। तुमने जबरदस्ती एक रिश्ता मुसल्लत किया जिसमें एहतराम नहीं, सिर्फ तुम्हारा गरूर है। तुम्हें लगता है निकाह के एक कागज से तुम किसी की रूह के मालिक बन गए हो। नहीं रेयान कुरैशी, तुम कभी किसी के मालिक नहीं बन सकते, तुम तो अपने नफ्स के गुलाम हो। रेयान की आंखों में चमक अब दहकती हुई शोले में बदल गई। बस कर दो अपनी फजूल बकवास, तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। मैंने तुम्हें इज्जत दी, घर दिया, नाम दिया, और तुम होके जुबान दराजी पर उतर रही हो। वो हंसी, मगर वो हंसी जहर आलू थी। इज्जत? तुमने जो किया ना, इसे इज्जत नहीं कहते, वो सौदा कहते हैं। एक बाप के कमजोर लम्हे और एक बेटी के ख्वाबों का सौदा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी ताकत सब बेमायनी है। जब इंसानियत खत्म हो जाए, तुम मर्द नहीं, एक अनापरस खिलौना हो जिसे इख्तियार का नशा चढ़ा हुआ है। रेयान एक लम्हे को इसकी आंखों में देखता रहा, फिर गुस्से से हाथ मेज पर दे मारा। आवाज गूंजी, तुमसे बात करना फजूल है, तुम औरत नहीं, एक जिद्दी पत्थर हो, और तुम मर्द नहीं, एक बुज़दिल हो जो औरत को नीचा दिखाकर अपने आप को ताकतवर समझता है। रेयान ने घूर कर इसे देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा जोर से बंद हुआ, गूंज देर तक फैलती रही। वो बालकनी के सहारे ढेर हो गई, आंखों से आंसू बह निकले, हिचकियां बंद गई थी। मैंने चाहा भी नहीं था ये सब, बस सुकून चाहा था, और तुमने वो भी छीन लिया। चांदनी बालकनी पर बिखरी थी, मगर इसकी आंखों का अंधेरा सब रोशनियों को निगल गया। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था, पूरा अपनी रफ्तार के मुताबिक तय हो गया था। रात की स्याही चारों जानिब फैल चुकी थी, कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। एक गोशे में चलता लैंप दीवार पर लंबे साए बना रहा था। हवा में उदासी रची हुई थी। वो कोने में जमीन पर बैठी, चेहरा दोनों हाथों में छुपा हुआ, शाने हल्के हल्के कांप रहे थे। सिसकियों की मध्यम आवाज कमरे की खामोशी को काट रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला, वो अंदर आया। चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ा इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा रहती थी, सिर्फ नदामत और थकन थी। फिर वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ इसके बराबर आकर बैठ गया था। अबीर ने इसकी मौजूदगी महसूस की तो जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर इसने खामोशी से इसकी कलाई थाम ली। छोड़ो मेरा हाथ, ममनू गुस्से से बोली। आंखें सुर्ख थी, आवाज टूट रही थी। वो धीरे से बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो चली जाना। वो लम्हा भर को ठहरी, नजर झुकाई, मगर हाथ नहीं छोड़ाया। इसकी सांस भारी थी, दिल में तूफान उठ रहा था। वो खामोशी से बैठ गई थी। रेयान ने नजर झुकाई और धीमी आवाज में बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम हवेली के बाग में बैठी थी, चुपचाप किसी किताब में गुम। पता है, इस दिन मुझे पहली बार लगा कि दिल भी धड़क सकता है। तुम्हें देखकर दिल इतना जोर से धड़का था कि खुद पर काबू नहीं रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर चेहरे पर दुख साफ था। मुझे तुमसे पहली नजर का इश्क हो गया था अबीर। शायद ये लफ्ज तुम्हें मसनूई लगे, मगर ये सच है। वो खामोशी से इसकी बात सुनती रही। आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे थे। रेयान की आवाज भर आई, मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है, न माँ, न बाप, न बहन भाई। हाँ, जो चंद लोग हैं वही मेरी दुनिया है। एहसान, आमिर, करमदीन और वो सब जो यहाँ काम करते हैं, यही मेरा खानदान है। मैंने हमेशा इनकी कदर की, कभी किसी को सताया नहीं। मगर पता है क्यों? तुम्हारे साथ मैं खुद को खो बैठा, तुम्हारे सामने हर लम्हा उलझता रहा, शायद तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं ताकतवर, मगर असल में मैं तुमसे मुतासर था, तुम्हारी जिद से, तुम्हारे सच से, तुम्हारी गैरत से। वो रो के बगैर कहता गया, मेरा इरादा था कि कभी किसी अमीर लड़की से शादी नहीं करूंगा। चाहता था कोई गरीब हो, सादा, मोहब्बत करने वाली, क्योंकि मैंने सुना था कि मोहब्बत गुर्बत में सच्ची होती है, दौलत में नहीं। मगर जब तुम सामने आई तो मुझे लगा तुम वही सच हो, मगर मैंने सच को पहचाना नहीं, जख्मी कर दिया। अबीर ने धीरे से सर उठाया, आंखों में नमी थी मगर लहजा सख्त। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें इतना इख्तियार किसने दिया कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो? तुमने मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा, मेरी रजा के बगैर। तुम्हें लगा ये मोहब्बत है। रेयान ने गहरी सांस ली। नहीं, वो मोहब्बत नहीं थी, वो जिद थी, पागलपन था। मैं तुम्हें अपने सामने झुकाना चाहता था, मगर जब तुमने इस रात कहा था कि अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम अपनी जान ले लोगी, खुदा की कसम इस लम्हे मेरा दिल कांप गया था। ऐसा लगा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं रुक गया, तुम्हें हाथ नहीं लगाया।
میں نے خود کو پیچھے کر لیا مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے بولا، میں معافی مانگتا ہوں ابیر، تم سے، تمہارے باپ سے، تمہارے وجود سے۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ آج ریان قریشی تمہارے آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ ہمیشہ تمہیں جنگجوؤں کی طرح لڑتے دیکھا ہے، لیکن آج تمہارے آنسو میرا دل جھنجھوڑ گئے ہیں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ ابیر کے لب تھڑائے۔ وہ بولی، تم نے میرا یقین توڑا ہے، میرا سکون چھینا ہے، مگر تم نے رک کر جو ثابت کیا وہ انسانیت تھی۔ شاید وہی وجہ ہے کہ دل مکمل نفرت نہیں کر سکا، مگر ایک وعدہ چاہیے تم سے۔ کیا وعدہ؟ وہ نرم لہجے میں بولا کہ تم کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے، چاہے وہ لڑکی ہو، ملازم ہو یا تم سے کمزور کوئی شخص۔ تم اپنی طاقت انسانیت کے لیے استعمال کرو گے، ظلم کے لیے نہیں۔ ریان نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ابیر، کبھی نہیں۔ تم نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ابیر نے ہچکیاں لے کر سر ہلایا۔ شاید مکمل نہیں، مگر کوشش کروں گی، کیونکہ کبھی کبھی معاف کرنا خود کو آزاد کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ریان کے لب کپ کپ آئے۔ وہ آہستہ سے بولا، شکریہ۔ پھر وہ دھیرے سے جھک کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس نے ایک لمحے کو مزاحمت کی، پھر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا گیا۔ اگر وہ جھک رہا تھا تو اس نے انا دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر چاند اپنی روشنی سے پورے صحن کو بھرا تھا، جیسے قدرت بھی کہہ رہی ہو کہ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، مگر جب سچ بول دیا جائے تو اندھیرے بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔